नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ विनायक आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं नीट मेल वीक सीरीज। तो उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फिजिक्स के अंदर। तो चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत हम असर्शन एंड रीजन से कर रहे हैं। जैसा कि आपके पास ऑप्शंस पता होते हैं कि अगर दोनों ही असर्शन और रीजन करेक्ट हैं, ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है तो फर्स्ट आंसर देना है। अगर दोनों ट्रू हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो सेकंड, ए ट्रू है आर फॉल्स है तो थर्ड, अगर ए फॉल्स है आर ट्रू है तो फोर्थ ऑप्शन पे जाना है। तो शुरुआत करते हैं बेटा असर्शन रीजन से। पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है देखें, इसको पढ़ें। अ चार्ज, असर्शन पढ़ रहा हूँ बेटा मैं। अ चार्ज कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी। एक चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और अब प्लेट्स को सेपरेट कर रहे हैं, फर्दर दूर ले जा रहे हैं प्लेटों को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट रिमेन द सेम। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, असर्शन ये कह रहा है कि एक चार्ज कैपेसिटर है डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी, बैटरी से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और अब प्लेटों का सेपरेशन, नाउ इफ प्लेट्स आर सेपरेटेड फर्दर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट विल रिमेन द सेम। और रीजन ये दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज डेंसिटी रिमेन सेम ऑन द सेपरेशन। इसी को हिंदी में अगर मैं पढ़ूं वापस से तो कथन ये है कि एक आवेशित संधारित्र को बैटरी से विच्छेदित कर दिया गया है। बेटा यहाँ इस लाइन को अंडरलाइन करें, बैटरी से विच्छेदित कर दिया गया है यानी बैटरी हटा ली गई है। अब यदि इसकी प्लेटों को और दूर प्रकटित कर दिया जाता है तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र समान रहेगा, ऐसा असर्शन है। और कारण इसके बीच में यह बताया गया है कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और पृथक्कन पर आवेश घनत्व समान रहता है। तो बेटा इस पर हम कैसे जाएं, किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करें उसको देखें आप। यहाँ पहली लाइन जिस पर हमें फोकस करना है वो है बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी विच्छेदित है यानी आवेश नियत रहेगा। आवेश अगर नियत रहेगा तो पृष्ठ आवेश घनत्व नियत रहेगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व या चार्ज डेंसिटी नियत रहेगी। तो जो दो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो दो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो ई नेट होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है यानी पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर करता है, ना कि दूरी पर। तो अगर पृष्ठ आवेश घनत्व कांस्टेंट रहेगा, आवेश कांस्टेंट रहेगा, आवेश नियत रहेगा तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आर जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हम कौन से ऑप्शन पे चले जाएंगे बेटा, पहले ऑप्शन पे। क्यों? क्योंकि ए भी सही है, आर भी सही है और आर फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर बेटा फर्स्ट है। तो क्या पॉइंट क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए तो बेटा सेकंड क्वेश्चन के असर्शन पार्ट को पहले पढ़ते हैं अपन। क्या a capacitor can be given only a limited quantity of charge and रीजन जो लिखा हुआ है वो है capacity of a capacitor depends upon a area of overlapping plate। इसी स्टेटमेंट को मैं हिंदी में दोहराता हूँ, एक संधारित्र को केवल सीमित मात्रा में आवेश दिया जा सकता है और इसका कारण संधारित्र की धारिता प्लेटों के अतिव्यापन के क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो बेटा सीमित मात्रा में दिया जा सकता है, लिमिटेड चार्ज दिया जा सकता है, ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? हम जानते हैं कि जब भी यहाँ दो कैपेसिटर की प्लेट होगी तो उनके बीच में वायु होगी और वायु का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन करने की एक मैक्सिमम लिमिट होगी। चार्ज बढ़ाते हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बढ़ती है, बढ़ती बढ़ते 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 एक ऐसी लिमिट तक पहुंच सकती है कि बाहर का जो प्लेटों के बीच का जो सराउंडिंग मीडियम है वो आयनाइज हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। जब वो हो गया तो
कैपेसिटर पे चार्ज ठहरेगा नहीं, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो ये बहुत सही बात है कि कैपेसिटर को हम एक लिमिटेड चार्ज दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी के कारण हम कुछ भी चार्ज दे दें। ये किस वजह से होता है? कारण क्या है? ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमें इतना ही चार्ज देना है कि मीडियम हमारा आयनाइज ना हो, हमारे प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। और कैपेसिटेंस जो है, अगर एक प्लेट का एरिया बड़ा है, एक प्लेट का एरिया छोटा है, तो कैपेसिटेंस जो डिसाइड होता है वो ओवरलैपिंग एरिया से डिसाइड होता है। अगर ये वाला एरिया A1 है, ये A2 है, तो कैपेसिटेंस जो आप लिखोगे वो ओवरलैपिंग एरिया लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A1/d। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? सेकंड ऑप्शन पे। तो आई थिंक क्लियर है आपको बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं बेटा और आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है बेटा। देखो, पहला जो लिखा हुआ है क्वेश्चन कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ सर्टेन रीजन कांस्टेंट, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 इन दिस रीजन। बेटा लाइन वाइज ध्यान से पढ़े। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मस्ट बी 0 इन दिस रीजन। रीजन पढ़े। द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल E इज इक्वल टू -dV/dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट B इसको बोलते हैं। कथन हिंदी में बेटा वापस से इसी स्टेटमेंट को दोहरा रहा हूँ। यदि किसी निश्चित क्षेत्र में विद्युत विभव नियत है तो इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए, कारण विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध E इक्वल टू -dV/dx। तो बेटा ये तो अपना विभव प्रवणता होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अगर V नियत है तो E अगर हम कैलकुलेट करेंगे E इक्वल टू -dV/dx, तो किसी भी कांस्टेंट चीज़ का अवकलन अब करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वो कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। यानी ये रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन पे चले जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन पे। बहुत ही बेसिक है और इसको ध्यान में रखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है। माइनस साइन का मतलब ये है कि अगर आप विभव के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल जो है वो क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा। असर्शन रीजन के ही चौथे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चौथे क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़े बेटा। असर्शन जो कह रहा है वो ये है कि एक कंडक्टिंग बॉडी है, इज कनेक्टेड टू द अर्थ, हैंस इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जा रहा है असर्शन में, और रीजन बोला जा रहा है पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग बॉडी कनेक्टेड टू द अर्थ इज 0। हिंदी में इसी को बोले कथन। एक चालक निकाय पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इसलिए विद्युत रूप से उदासीन होगा। कारण लिखा है पृथ्वी से जुड़े एक चालक पिंड का विभव 0 है। तो बेटा ध्यान से देखें असर्शन को कि वो ये कह रहा है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा अगर अपने ग्राउंड कर दिया तो। बी रिमेंबर, ग्राउंड किया है तो इसका मतलब ये है कि उसका विभव 0 है। आवेश 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो केस डिपेंडेंट है। लेकिन जो श्योर है, जिसके बारे में हम गारंटी दे सकते हैं, वो ये कि अगर हमने ग्राउंडिंग कर दिया तो इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल कंडक्टर का 0 है, जबकि चार्ज हो भी सकता है 0, नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए ए फॉल्स है और रीजन ट्रू है। इसीलिए हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन पे चले जाएंगे? फोर्थ ऑप्शन पे चले जाएंगे। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा बोला जा रहा है कि 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैं। बेटा पहली बात, कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों चालक गोले हैं। इस बात पर ध्यान दें, चालक गोले, दोनों की त्रिज्या रेडियस दिया हुआ है। और क्वेश्चन में साथ ये भी बोला जा रहा है कि दोनों की चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। तो विभव के पोटेंशियल के अनुपात बताइए। तो बेटा ध्यान देंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात,
पृष्ठीय आवेश घनत्व, त्रिज्या और विभव में संबंध V इक्वल्स टू सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन में बताया गया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। इस एक फॉर्मूले पर नीट बहुत बार क्वेश्चन बना चुका है। दो तार को जोड़ देता है, दो गोलों को चालक तार से जोड़ देता है और पूछता है चार्ज डेंसिटी का अनुपात बताओ, तो वहां पोटेंशियल सेम हो जाता है। यहां हमसे पोटेंशियल का अनुपात पूछा है और चार्ज डेंसिटी समान दी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व समान दिया है। तो बेटा अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है तो V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2। तो अब आप देखें कौन से ऑप्शन पे जाएंगे बेटा। V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2। बाकी के ऑप्शन में R2 बाय R1 है, R2 बाय R1 का स्क्वायर। तो हम कौन से ऑप्शन पे चले जाएंगे, फिफ्थ के फर्स्ट। तो आप जब भी अपनी तैयारी करेंगे तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे कि पोटेंशियल जो होता है वो सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा थ्योरेटिकल है, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन को, वर्क डन बाय बैटरी टू चार्ज एन अनचार्ज पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो बेटा क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि पहले संधारित्र अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है, वो न्यूट्रल है और उसे बैटरी द्वारा चार्ज किया जा रहा है। सेपरेशन D है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज E। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है बैटरी कितना वर्क डन जो है वो करेगी। तो जब भी न्यूट्रल कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। जितना वर्क डन बैटरी करती है उसका आधा एनर्जी स्टोर्ड होता है इन कैपेसिटर एंड हाफ एनर्जी स्टोर्ड वेस्ट हो जाता है या लॉस हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हीट। तो बैटरी जो वर्क डन करती है जितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका ट्वाइस। अब यहाँ अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो हमें मालूम है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो प्रति आयतन ऊर्जा स्टोर्ड होती है, संग्रहित होती है, उसका फॉर्मूला हमें मालूम है बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो कितनी ऊर्जा संग्रहित हुई, ऊर्जा संग्रहित अगर हमें निकालना है तो ऊर्जा घनत्व इनटू आयतन वॉल्यूम। तो जब सॉल्व करते हैं इसको तो बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एरिया इनटू D। ये क्या किया सर, ये एरिया इनटू D जो है क्षेत्रफल इनटू बीच की जो दूरी है दोनों प्लेटों के बीच में, तो पूरा आयतन आ गया। तो जब हमें ऊर्जा घनत्व को आयतन से गुना कर देंगे तो ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ये संग्रहित ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा स्टोर हो रही है बेटा उसके अंदर। हमसे नहीं पूछा गया संग्रहित ऊर्जा, हमसे बोला गया बैटरी कितना कार्य करेगी। तो बैटरी जो कार्य करती है, जितनी ऊर्जा संग्रहित होती है उसकी दुगनी, बैटरी द्वारा किया गया कार्य जितनी ऊर्जा संग्रहित होती है उसकी दुगनी। तो इंटू 2 करेंगे बेटा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ U। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा ऑप्शन चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू D। इस बार जेईई मेन में भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया था कि कितना कार्य करना होगा, तो इस बात को ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे लेके जाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। लाइन विच को पढ़ते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। पहले लाइन विच पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन की। एक कैपेसिटर है, इस चार्ज बाय बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज U। तो बेटा चार्ज किया गया बैटरी से, बैटरी इज नाउ रिमूव्ड एंड सेपरेशन को डबल कर दिया गया। तो बताइए जो संग्रहित ऊर्जा है उसका क्या होगा। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में एक लाइन जिसको आपको बोल्ड कर लेना है, आपको उसी से आगे बढ़ना है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे ही बैटरी रिमूव कर देते हैं यानी अब चार्ज जो है वो नियत रहने वाला है, आवेश बदलने वाला नहीं है। दूरी को बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाकर डबल कर दिया गया है। तो संधारित्र की धारिता पर जो फर्क पड़ने वाला है कि अगर आप D को बढ़ाओगे तो C हमारा कम हो जाएगा। नया
संधारित्र की जो नई धारिता है वो पहले के मुकाबले आधी। बेटा आवेश नियत है तो एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूले पे जाओगे? आवेश नियत है तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्योंकि हाफ सी वी स्क्वायर लगाओगे तो सी भी बदल रहा है, वी भी बदल रहा है, तो आप क्या करें, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। आवेश तो नियत है, धारिता पहले से आधी हो गई, इनवर्स का रिलेशन है, तो धारिता आधी हो गई तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो जो संग्रहित ऊर्जा है वो यहाँ पर 2 टाइम्स 2u। आई थिंक आपको क्लियर है? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है और लगातार नीट पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया जाए या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को परावैद्युत पट्टिका को डाल दिया जाए कैपेसिटर की प्लेटों में या उसको हटा लिया जाए तो फैक्टर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि पैरेलल प्लेट संधारित्र की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो U0 है और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि बैटरी जो है वो कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी गई है, तो नई पोटेंशियल एनर्जी, नई स्थितिज ऊर्जा, नई संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। परावैद्युतांक के दिया हुआ है। तो बेटा इस बार जिस पर आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ना है वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैटरी से कनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्टेड है यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें चार्ज कांस्टेंट था क्योंकि बैटरी हटा ली गई थी, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है। तो आप जब भी क्वेश्चन सामने आए इस पॉइंट को जरूर देखें कि बैटरी कनेक्ट है या नहीं है। बैटरी अगर कनेक्ट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, के गुना हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, के गुना हो जाएगी। तो के गुना हो जाएगी तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे बेटा, हम हमारे दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे। तो अभी तक जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए उसमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि संधारित्र पर इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें या तो बैटरी लगी रहती है या बैटरी को हटा दिया जाता है, दूरी को बदला जाएगा या परावैद्युत डाल दिया जाएगा, और संधारित्र के जो मापदंड है वोल्टेज पर, तीव्रता पर, ऊर्जा पर, आवेश पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी कंटिन्यूटी में और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे थे उससे अलग आया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इस सर्किट का सी तुल्य क्या होगा। तो अगर हमसे सी तुल्य पूछना चाह रहा है और हमें ये सर्किट दिया हुआ है और इससे पूछा जा रहा है कि सी तुल्य बताइए, तो यहाँ हम पी और क्यू के बीच में निकालना चाहते हैं सी तुल्य, तो हमें क्या करना होगा। तो बेटा हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इसको वापस से रीड्रॉ करना होगा जिसमें हमें पता लग सके कि कौन सा श्रेणी में है, कौन सा समांतर क्रम में है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं समविभव बिंदु टेक्निक, कॉमन पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। मैं यहीं पे आपको सिखा रहा हूँ। पी और क्यू के बीच में निकालना है बेटा, मार्क कर लिए कुछ पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमें क्या निकालना है, सी तुल्य निकालना है। किन के बीच में निकालना है, पी और क्यू पॉइंट के बीच में निकालना है। तो पी और क्यू के बीच में निकालना है तो ये सबसे पहले पी और ये क्यू एंड में जमा दें। पी से कौन कौन से पॉइंट कनेक्टेड है, 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट बेटा अपन ने पी से कनेक्ट कर दिए। क्यू से कौन कौन से पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, 5 6 7। कोई ऐसा पॉइंट है जो ना पी से कनेक्टेड है ना क्यू से कनेक्टेड है, तो उसे बीच में मार्क कर दो, 4। बेटा संधारित्र कनेक्ट करते जाओ। पहला संधारित्र 1 और 4 के बीच में, दूसरा संधारित्र 2 और 4 के बीच में, तीसरा संधारित्र 3 और 4 के बीच में, तो ये तीनों समांतर में आ गए। इसी तरह से 5 और 4 के बीच में, 4 और 7 के बीच में, और 4 और बेटा संख्या जरूर गिन लेना, 6 हैं, अभी भी 2 बचे हुए हैं,
दैट इज 2 और तो ये तीनों पैरेलल में सी 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 3C 3C और आपस में अगर वापस से रीअरेंज करूं तो P और Q पहला C, नेक्स्ट ये 3C और 3C सीरीज में हो गए तो 3C/2, तीनों आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल में C तुल्य का फॉर्मूला लगा दो बेटा, C प्लस C प्लस 3C/2। तो सॉल्व करें और देखिए क्या रिजल्ट आता है, तो 7C/2। आई थिंक क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा, तो इसको देख लें अब और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। और लगातार अभी नीट में देखें तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, लघु डाइपोल के कारण पोटेंशियल लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी उसी पर क्वेश्चन सामने फ्रेम हुआ है आपके कि एक लघु डाइपोल के कारण पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन पर r दूरी पर v है, तो बताइए उससे दुगनी दूरी पर एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। r दूरी पे पता है, 2r दूरी पे पता करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत फास्ट करने का तरीका यह है कि डाइपोल के पोटेंशियल के फॉर्मूले पे चले जाओ एक्सियल पॉइंट के कारण। तो एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जो होता है वो दूरी के स्क्वायर के बिंदु आवेश में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। लघु डाइपोल के कारण पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर अक्षीय बिंदु पर r स्क्वायर के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो बेटा दूरी दुगनी कर दोगे, दूरी दुगनी तो पोटेंशियल 1/4 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन पे जाओगे बेटा, v/4। आई थिंक क्या बात क्लियर है बेटा आपको। ठीक है, कैसे डाइपोल के कारण विभव जो होता है वो दूरी के स्क्वायर के व्यतिक्रमानुपाती होता है, उस लॉजिक को लगाया और पोटेंशियल कितना आ गया 2r गया तो v/4। तो कौन से ऑप्शन पे जाएं बेटा, 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत कॉमन क्वेश्चन, नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन ऐसा कहता है कि लेट स्विच 1 पोजीशन पर है और इस 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया संधारित्र को, और फिर स्विच की स्थिति को बदल दिया जाए 1 से किस पर लेकर आ जाए बेटा, 2 पर। और पूछा जा रहा है कि इस पूरे प्रक्रम में कितनी ऊर्जा की हानि हुई, कितनी प्रतिशत हानि हुई, कितना परसेंटेज एनर्जी का लॉस हुआ। और यकीन मानिए नीट में कम से कम 6 से 7 बार ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से। कई बार सिर्फ उभयनिष्ठ विभव पूछ लेता है, सिर्फ संग्रहित ऊर्जा पूछ लेता है। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संग्रहित ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग यहाँ हानि में चला जाएगा, वह हो जाएगा। तो प्रारंभिक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ 2 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पे थी, तो अगर हम उसकी ऊर्जा लिखें तो ½ C 2 माइक्रोफेरेड, यूनिट को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दूसरे एक्सप्रेशन में भी माइक्रोफेरेड आएगा तो वो कट जाएगा, इंटू v²। जब स्विच की पोजीशन को बदल दिया जाएगा तो आवेश का पुनः वितरण होगा जब तक कि उभयनिष्ठ विभव नहीं आ जाता। इस पूरे प्रक्रम में ऊर्जा की हानि होगी, जिसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बच्चों, ½ C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है इसको बोलते हैं ऊर्जा हानि। जब 2 संधारित्र को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है तो जो ऊर्जा हानि निकलती है वो ये। इसको सॉल्व कैसे करोगे, ½ बेटा एक कैपेसिटर 2, दूसरा 8, 2 + 8 10, V2 0 है और V1 की वैल्यू V है, तो V²। प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कुल प्रारंभिक ऊर्जा इंटू 100, तो ये प्रतिशत निकल कर आ जाएगा बेटा। तो जब डिवाइड करेंगे ½ CV²
हाफ से बी स्क्वायर तो हाफ टू बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट निकल कर आएगा लगभग 80%। बेटा आप अपनी तैयारी में इस टाइप के क्वेश्चंस की अधिकता रखें, क्योंकि बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कितनी प्रतिशत ऊर्जा की हानि होती है। तो मैं बिना विलंब करे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेता हूं मैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक नॉन स्फेरिकल कंडक्टर, बेटा इस लैंग्वेज को पढ़ें, स्फेरिकल कंडक्टर, और उस पर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसकी पूरी सरफेस पर। आपसे ये बोला जा रहा है किस बिंदु पर पृष्ठीय आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी सबसे अधिक होगी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी। तो एक ऑर्डर आपसे पूछना चाह रहा है कि किस प्रकार से आवेश वितरित होगा। तो बेटा ये चालक है, चालक है तो एक बात श्योर है कि इस पूरे चालक का विभव जो है वो नियत रहने वाला है, और विभव अगर नियत रहने वाला है तो हमें मालूम है सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व वक्रता त्रिज्या के व्यतिक्रमानुपाती होती है। तो जहां कंडक्टर की वक्रता त्रिज्या सबसे कम होगी वहां पृष्ठीय आवेश घनत्व सबसे अधिक होगा। तो 2 बिंदु पर वक्रता त्रिज्या सबसे कम तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सबसे ज्यादा। उसके बाद 1 पॉइंट पर अगर आते हैं तो 2 के तुलना में 1 की वक्रता त्रिज्या थोड़ी ज़्यादा है, तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व 2 की तुलना में 1 का जो है 2 की तुलना में कम होगा। 3 का लगभग फ्लैट है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व और जो है वो कम होगा। तो सबसे ज़्यादा 2 पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, फिर उससे कम 1 पर और सबसे कम 3 पर। तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक आपको क्लियर है ये पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पोटेंशियल के ऊपर है और इसमें 8 ड्रॉप्स जो हैं कंबाइन की गई और एक सिंगल ड्रॉप बनाई गई। नई ड्रॉप का विभव पूछा गया। तो बेटा नई ड्रॉप का विभव पूछ रहा है, तो जब भी कंबाइनिंग वाले क्वेश्चन आए और आपको नई ड्रॉप का विभव निकालना हो तो बहुत फास्ट करना हो क्वेश्चन को, तो ये एक ध्यान रखें कि एक फॉर्मूला होता है बेटा विभव के लिए कि दैट इज n की पावर 2/3 इंटू वी। वी जो एक सिंगल ड्रॉप का विभव था, n जितनी ड्रॉप आपस में कंबाइन हुई, हमारे इस क्वेश्चन में 8 ड्रॉप हुई, 8 यहाँ लिख देंगे, वी का फॉर्मूला लिख देंगे, वी डैश पे पहुंच जाएंगे बेटा। 8 की पावर 2/3 के क्यू बाय आर, क्यूब रूट लेंगे बेटा। 2 का स्क्वायर 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। सॉल्व करेंगे बेटा तो हम रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। डेट इज इक्वल्स टू व्हाट? क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। एक पॉइंट चार्ज है ऑफ 0.5 कूलम, जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है बेटा। ए से बी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके गए, और ये सारी की सारी समविभव सतह है, इक्विपोटेंशियल सतह है, जिन पे पोटेंशियल दे रखे हैं बेटा, 1 का 40, 1 का 30, 1 का 20, 1 का 10, और ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। और इसको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी पोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को लेकर जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 कूलम। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कितना कार्य होगा विद्युत क्षेत्र द्वारा। तो बेटा याद करिए, जैसे क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, तो W इज इक्वल्स टू Q प्रारंभिक माइनस अंतिम विभव का अंतर VA माइनस VB, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस अंतिम। अगर अगेंस्ट बोलता तो फाइनल माइनस इनिशियल करते, द्वारा पूछा इनिशियल माइनस फाइनल। क्यू कितना बेटा? 0.5, VA 40, 20, सॉल्व करिए बेटा, 20 इंटू 0.5 तो 1/2 10 प्लस 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा +10। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में 2 से 3 बार या और ज़्यादा बार इस पर क्वेश्चन बन चुका है।
फिर से संधारित्र पर नई पोटेंशियल एनर्जी पर आपको लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जब भी सेपरेशन दो बिंदु आवेश के बीच में बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो ऐसे ऑप्शंस हैं, तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में हम अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन R, और क्वेश्चन में बोला गया है 2 पॉइंट चार्ज की बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये तो सर सादा सीधा दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, और सेकंड ऑप्शन पे हम प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं। बट ध्यान से देखें, ये जरूरी नहीं है कि दोनों आवेश एक ही प्रकृति के हों, एक जैसे ध्रुवित के हों, दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो हो सकती है वो एक प्लस चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो। यानी उनके बीच में जो बल लग रहा हो वो कैसा हो, आकर्षित। और हम उन्हें खींच रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं, तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, और वो कार्य किसके रूप में संग्रहित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाएगा। अगर वापस से छोड़ेंगे तो वो गतिज ऊर्जा के रूप में वापस से आएगा। तो आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं और एक धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है। इसी कारण से स्थितिज ऊर्जा, अगर दोनों आवेश धनात्मक हुए या ऋणात्मक हुए तो R बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा घटेगी, लेकिन अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो कहानी उल्टी होगी कि अगर दूरी को बढ़ाया जाएगा तो यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 16 और इस क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे ये बोला गया है कि संधारित्र आपस में n छोटी छोटी ड्रॉप्स आपस में कंबाइन हो रही है, जुड़ रही है, और आपसे बोला जा रहा है कि नई जो ड्रॉप बन रही है उसका धारिता बताइए। तो हमेशा ध्यान में रखिए, अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो n की पावर 2/3v, अगर संधारित्र में बोले जाए तो c डैश इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू सी। अगर कारण सोचेंगे तो वैसे तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर कारण देखेंगे तो c r के समानुपाती, और अगर ड्रॉप्स आपस में कंबाइन कर दी तो वॉल्यूम अगर अपन बराबर करते हैं तो n इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू, जो एक बड़ी ड्रॉप बनेगी तो इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो n की पावर 1/3 r इज इक्वल टू स्मॉल r। तो हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर n ड्रॉप कंबाइंड होती है तो नया संधारित्र n की पावर 1/3 इंटू सी। 1000 ड्रॉपलेट हुई तो 1000 पुट के अंदर सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में ये पूछना चाहता था कि अगर n एक जैसी बूंदे जिनका प्रत्येक का धारिता c है वो जुड़ जाती हैं और एक बड़ी ड्रॉप बना लेती है तो उसकी धारिता ज्ञात करें। तो उसकी धारिता c डैश इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू सी। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे। नीट में कभी नहीं पूछा गया है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आगे कभी भी आ सकता है। और यहाँ दो बड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं। एक संधारित्र के भंजन का ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। हमारे पास बोला जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउ मेनी कैपेसिटर, कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी अगर प्रत्येक संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफैरड है और जो वो सहन कर सकता है वो 250 वोल्ट सहन कर सकता है। हमें जो बनाना है उसके माध्यम से वो 16 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस बनाना है और जो पोटेंशियल हमारे पास है 1000 वोल्ट। अगर 1000 वोल्ट डायरेक्ट दे देंगे तो हमारा संधारित्र बचेगा नहीं। तो इस अरेंजमेंट पे बहुत खास बात होती है कि इस अरेंजमेंट में दो पर्पस अपने को सॉल्व करने, एक तो हमें वोल्टेज को डिवाइड करना है
और वापिस से इसी तुल्य 16 माइक्रोफेरेड तक लेकर भी आना है। तो हमें नहीं मालूम है कितने कैपेसिटर, तो हमने ये कहा कि हमने एक रो में लगभग कितने कैपेसिटर जमाए, n कैपेसिटर, और ऐसे एक रो में n जमाए और हमें नहीं मालूम ऐसी कितनी रो लेनी पड़ी होगी। तो लेट हमने ऐसी m रो ली। अगर टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर हमसे पूछे तो एक रो में n है, ऐसी m रो है, तो टोटल कैपेसिटर कितने हो जाएंगे, m इंटू n। हमने जो यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाइड किया है वो 1000 वोल्ट अप्लाइड किया है। सीरीज में बांटने के पीछे कारण यही रहा कि वोल्टेज बटेगा, वोल्टेज बटेगा तो हमें बांटना है, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो 250 वोल्ट ही बियर कर सकता है, जबकि हमारे पास कितना वोल्टेज है, 1000। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो अप्लाइड पोटेंशियल है डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 250। यहाँ से n हमारे पास आ गया बेटा कितना, 4। एक रो में 4 कैपेसिटर हमने लगा रखे हैं बेटा, कितने, 4। रो कितनी है ये कैसे डिसाइड होगा, जब सीरीज में लगाते तो कैपेसिटेंस कम हो जाता है बेटा, C/n। पैरेलल में है तो सब बढ़ जाते हैं, तो m कैपेसिटर m रो से हमने पैरेलल लगा रखी, तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू MC/n विच इज इक्वल टू 16। C का वैल्यू 8 है, तो m बेटा सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू 4 आई है, m की वैल्यू 8 है, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर पूछ रहा है m इंटू n दैट इज 32। तो हम कौन से ऑप्शन पे चले जाएंगे बेटा, 32 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा और इसको वापस से आप रिसॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आखिरी पे जाते हुए आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट ईयर नीट में भी इसी प्रॉब्लम पर क्वेश्चन रहा। जब भी सामने क्वेश्चन आए तो पहले ये पढ़ा करो कि क्या है। तो एक गोला है और धात्विक गोला है बेटा। जैसे धात्विक गोला आता है ना, 2-3 बातें दिमाग में आनी चाहिए। गोले के भीतर तीव्रता 0, विभव नियत, जितना विभव सतह पर उतना ही विभव आंतरिक किसी भी बिंदु पर। तो सतह पर विभव दिया हुआ है V और विभव पूछा है केंद्र से r/3 दूरी पर। तो केंद्र से r/3 दूरी पर अगर विभव पूछा गया है तो यानी आंतरिक बिंदु पर विभव पूछा गया है और आंतरिक बिंदु पर विभव समान होता है। तो बेटा हम कौन से ऑप्शन पे चले जाएंगे, V। क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। धात्विक गोला अगर बोल दिया गया है तो धात्विक गोले के अंदर जितना विभव सतह पर होता है उतना ही विभव आंतरिक बिंदु पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच के फोर्स के बारे में बात कर रहा है कि फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि r दूरी पर है और उनके बीच में फोर्स लग रहा है F। अगर दूरी को डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो बताओ दोनों प्लेटों के मध्य नया बल कितने गुना हो जाएगा या कितने टाइम्स हो जाएगा। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर हम फोर्स पूछें तो फोर्स जो है वो Q²/2ε0 A है। ना हमने क्षेत्रफल में कोई चेंज किया है, ना हमने आवेश में कोई चेंज किया। आवेश में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है यानी चार्ज Q नियत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कांस्टेंट है। इसीलिए ये फोर्स भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि Q पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और इन दोनों में आपने कोई चेंज नहीं किया। आपने तो दूरी बढ़ाई है और प्लेटों के बीच की तीव्रता को हमें मालूम है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता, फोर्स दूरी पर निर्भर नहीं करता, इसलिए फोर्स जो है वो समान रहेगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, बट वो लास्ट क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन उस क्वेश्चन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर अभी हम बात करेंगे। और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल है लेकिन सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे A और B बिंदु के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पूछा जा रहा है, और हमें एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 100
वोल्ट पर मीटर है और लाइन की इक्वेशन भी दिया हुआ है बेटा y इक्वल टू 3 प्लस एक्स। तो जब भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है VB माइनस VA, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, माइनस E डॉट AB। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और AB का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो VB माइनस VA के बराबर होता है। तीव्रता जिस लाइन के अलोंग दी हुई है वो है हमारे पास, अगर हम ड्रॉ करें तो ये x ये y, तो अगर यहाँ पर हम y0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू जो निकल कर आती है -3,0 और y की जो वैल्यू निकल कर आ रही है x0 पुट करने पर वो आ रही है 0,3। और जब हम AB विस्थापन निकालेंगे, AB वेक्टर अगर हम बात करें तो AB वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 i कैप प्लस 3 माइनस 1 j कैप, यानी माइनस 2 i कैप प्लस 2 j कैप। तो हम देखते हैं कि तीव्रता और विस्थापन के बीच में जो एंगल आ जाएगा वो कितना, 90 डिग्री। E और AB के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर E और AB के बीच में एंगल 90 डिग्री का, तो यानी डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन 0 है। तो VB और VA का पोटेंशियल का अंतर भी कितना बेटा, 0। डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, जैसे E की डायरेक्शन ये है तो E के घटक लोगे तो एक कॉस घटक आएगा, एक साइन घटक आएगा। जब AB के साथ उसका अदिश गुणन होगा तो आप देखोगे A और AB एक दूसरे के लंबवत आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं, और E और AB जब एक दूसरे के लंबवत है तो उनका अदिश गुणन 0 है, और इसी कारण से विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, अभी ये नीट मेल कंटिन्यू है। आपके साथ नेक्स्ट जो है जूलॉजी के सर आपके साथ जुड़ने वाले हैं, नीट मेल कंटिन्यू रहने वाला है। ओके बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों नीट मेल को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो शुरू करते हैं। असर्शन रीजन, इसका बेसिक फॉर्मेट आपको पता ही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन होता है 1। और असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन होगा 2। एंड इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन होता है 3। एंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो ऑप्शन होगा 4th। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, असर्शन, बायोरिमेडिएशन and waste treatments are also included under application of biotechnology। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजिकली प्रिपेयर किए जाते हैं। तो असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। यहाँ एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे एक सूडोमोनास पिटिडा, या जिसको सुपरबग बोलते हैं, जिसको डेवलप किया था आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। तो वो ऑयल स्पिल्स को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब कहीं ना कहीं वो बायोरिमेडिएशन या वेस्ट ट्रीटमेंट का काम करता है। सो अल्टीमेटली असर्शन जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। रीज़न देखते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी यूजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। ये भी सही बात है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत सारे क्रॉप्स बनाए हैं, जैसे बीटी कॉटन है या गोल्डन राइस है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो असर्शन भी सही है और रीज़न वाला स्टेटमेंट भी सही है, पर रीज़न इसे करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा आंसर बनता है, असर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट, बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा, हमारा आंसर होगा 2nd। क्लियर है? हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में जैव उपचार और अपशिष्ट उपचार भी शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है। और जैव प्रौद्योगिकी कृषि के लिए आनुवांशिक रूपांतरित संशोधित फसलों का उपयोग करती है, यह भी बिल्कुल सही है। दोनों सही है, अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 2nd। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड प्रोडक्शन। मतलब जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमने अडॉप्ट किया था तो फूड प्रोडक्शन बहुत कम था, पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फूड प्रोडक्शन ट्रिपल टाइम इंक्रीज हो गया। और उसका कारण भी है, देखिए रीजन में देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इज यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स।
तो जितना एग्रोकेमिकल्स यूज़ किए गए और बेटर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान फूड प्रोडक्शन ट्रिपल टाइम इंक्रीज हो गया। अल्टीमेटली असर्शन सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हिंदी में भी देख सकते हैं, हरित क्रांति खाद्य आपूर्ति को 3 गुना करने में सफल रही है। बिल्कुल सही कथन है। हरित क्रांति में बेहतर प्रबंधन पद्धतियों और कृषि रसायनों के उपयोग को अपनाया गया था, ये इसका कारण भी है। तो उत्तर हो जाएगा पहला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज रिड्यूस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। जैसे एग्जांपल दिया है गोल्डन राइस, विटामिन ए, ये एनरिच्ड राइस है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हैज़ नॉट रिड्यूस्ड, जबकि इसने न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करना होता है। जैसे गोल्डन राइस है, तो गोल्डन राइस जो है इट इज़ फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, तो विटामिन ए एनरिच्ड है जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करेगा। सो असर्शन वाला स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। रीज़न पे आते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन हार्मफुल इन मैनी केसेस, जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर नॉट हार्मफुल इन मैनी केसेस, इनफैक्ट दे आर हाईली यूजफुल इन मैनी केसेस। तो ये रीज़न वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4, जिसमें असर्शन भी इनकरेक्ट है और रीज़न भी इनकरेक्ट है। हिंदी में देख लेते हैं, आनुवांशिक संशोधन से भोजन के पोषण मूल्य को कम कर दिया है, कम नहीं किया है। जैसे कि गोल्डन राइस विटामिन ए युक्त चावल होते हैं, ये बात तो सही है, पर ये कम नहीं किया है, अधिक किया गया है। कारण देखें तो आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधे कई मामलों में हानिकारक रहे हैं, जबकि ये कई मामलों में लाभदायक रहे हैं। तो दोनों के दोनों कथन भी गलत है, कारण भी गलत है, अतः उत्तर हो जाएगा 4, राइट। नेक्स्ट बच्चों, असर्शन दिया हुआ है, Bacillus thuringiensis form protein crystals during a particular phase of their growth। बिल्कुल सही बात है। Bacillus thuringiensis, इनके जो प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं वो इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइडल होते हैं, और इन्हीं से ही हमने बीटी कॉटन बनाया है या बीटी क्रॉप्स बनाई है। तो ये स्टेटमेंट ये करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रोड्यूस्ड बाय Bacillus thuringiensis कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये भी सही बात है, क्योंकि ऐसे जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन ये प्रोड्यूस करते हैं उसी से ही हम ये बीटी क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो इंसेक्टिसाइडल नेचर के होते हैं। सो ये रीज़न भी यहाँ पर सही है। हिंदी में देख लीजिए, Bacillus thuringiensis अपने विकास के एक विशेष चरण के दौरान प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है, ये बात सही है, कथन सही है। कारण देखें तो Bacillus thuringiensis द्वारा उत्पादित प्रोटीन क्रिस्टल में एक जहरीला कीटनाशक प्रोटीन होता है, ये भी सही है। जब दोनों कथन और कारण दोनों सही हो, पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं कर पाए, या जो रीज़न है वो असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ आंसर होगा सेकंड, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असर्शन, द प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन्स, जीन दिया हुआ है क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म। बिल्कुल सही बात है, ये क्राई 1AC एंड क्राई 2AB ये कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करते हैं। जबकि अगर दूसरे जीन की हम बात करें, जैसे यहाँ पे आ जाएगा क्राई 1AB, ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। तो ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करेगा। अल्टीमेटली जैसे ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से क्राई 1AC एंड क्राई 2AB ये कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करते हैं। मीन्स अलग अलग टाइप के जीन अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स को टारगेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रीज़न में आप देखें, द चॉइस ऑफ बीटी जीन्स डेवलप अपॉन द क्रॉप बट नॉट ऑन टारगेटेड पेस्ट, क्योंकि स्पेसिफिक पेस्ट के लिए ये प्रिपेयर किए जाते हैं। हर एक जीन अलग अलग टाइप के पेस्ट को टारगेट करता है। तो यहाँ जो लिखा है बट नॉट ऑन टारगेटेड पेस्ट, इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। असर्शन सही है बट रीज़न रॉन्ग है।
तो ऐसी कंडीशन में आंसर हो जाता है थर्ड। असर्शन करेक्ट है बट रीजन रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट का यहां पर जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा थर्ड। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए, द ट्रांसजेनिक प्लांट दैट इज नेमेटोड रेजिस्टेंस गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट थ्रू RNAi। सही बात है, RNA इंटरफेरेंस में ट्रांसजेनिक प्लांट को कुछ इस तरह से डेवलप किया जाता है कि वो जो भी पैथोजन या पैरासाइट उसमें एंटर करे उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सके, और टेक्निक का नाम RNAi है। तो अल्टीमेटली ये असर्शन वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग RNA। तो जहाँ पर इंटरफेयरिंग RNA एक्सप्रेस होता है वो RNA पैथोजन के mRNA से जाके जुड़ता है और RNA या इसको साइलेंसिंग करने का काम कर देता है, तो अल्टीमेटली जीन एक्सप्रेशन रोक देता है। तो ये असर्शन स्टेटमेंट सही है, रीजन का स्टेटमेंट भी सही है, और साथ में यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर हो जाएगा 1। हिंदी में देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे जैसे नेमेटोड प्रतिरोधी ने RNAi के माध्यम से परजीवी से खुद को सुरक्षित कर लेते हैं, ये कथन सही है। परजीवी एक ट्रांसजेनिक मेजबान में जीवित नहीं रह सकता है जो विशिष्ट अंतर्क्षेपी RNA को व्यक्त करता है, क्योंकि यही अंतर्क्षेपी RNA या जो स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग RNA है, ये जो भी पैथोजन है उसके या जो पैरासाइट है उसके RNA को एक्सप्रेस होने से रोक देता है, जिससे वो होस्ट के अंदर प्रोटीन नहीं बना पाता है और अल्टीमेटली डिजीज कॉज नहीं कर पाता है। तो ये इसका कारण भी बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, और कारण कथन को स्पष्ट भी कर रहा है। तो उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है असर्शन इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स caused some patients to develop allergy or other types of reactions to the foreign protein। देखिए, नॉर्मली डायबिटीज मेलिटस के लिए इंसुलिन यूज करते हैं, और इनिशियली इंसुलिन हम यूज करते थे एनिमल सोर्स से, लाइक जैसे स्लॉटर्ड पिग्स हैं, कैटल्स हैं। तो जब हम इस तरह से एनिमल सोर्स से इंसुलिन यूज करते थे तो पेशेंट में एलर्जिक कंडीशंस डेवलप हो जाती थी। तो अल्टीमेटली ये असर्शन तो सही है। रीजन की बात करें तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये भी सही बात है, क्योंकि प्रो इंसुलिन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, A, B एंड C, और जो इंसुलिन होता है जो एक्टिव फॉर्म है वो सिर्फ A और B पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, एंड बोथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लिंक्ड थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये स्टेटमेंट सही है। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स कॉज्ड सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी, ये भी सही है, पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऐसे सिचुएशन में आंसर हो जाएगा 2। हिंदी में देख लेते हैं। एक पशु स्रोत से इंसुलिन के कारण कुछ रोगियों में विदेशी प्रोटीन के प्रति एलर्जी या अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाएं विकसित हुई है, ये बात सही है। दूसरा, इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है जो कि A और B है, जो आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है, तो कारण भी सही है, पर यह कारण कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है, अतः उत्तर जो है 2 होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है असर्शन दिया हुआ है इन 1997, टाइम आप याद रखें, कई बार ये ध्यान देने वाला है। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर रीजन पे आते हैं। द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट्स implying that other people selling बासमती राइस could be allowed by the patent। पेटेंट का मतलब ही ये होता है कि जो रिसर्चर है वो उसको राइट मिलते हैं और दूसरे उस प्रोडक्ट को बिना किसी कंपनसेशन के यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ जो लिखा हुआ है बासमती राइस कुड बी अलाउड बाय दिस पेटेंट, ये गलत है। रेस्ट्रिक्ट किया जाता है अदर पीपल्स को टू यूज़ दैट प्रोडक्ट, तो ये अलाउड यहाँ पे गलत है, यहाँ होना चाहिए कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। तो रीज़न वाला जो स्टेटमेंट है ये हो गया रॉन्ग, असर्शन वाला ये करेक्ट है। अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा
यहाँ पर थर्ड। हिंदी में देख लेते हैं। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी को यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के माध्यम से बासमती चावल पर पेटेंट अधिकार मिला, पूरी तरह से सत्य है। पेटेंट कार्यालय समतुल्य एक विस्तारित है, जिसका अर्थ है कि बासमती चावल बेचने वाले अन्य लोगों को पेटेंट द्वारा अनुमति दी जा सकती है। ये गलत है, अनुमति नहीं दी जाती है। तो ये कारण वाला जो कथन है ये गलत है, जबकि कथन ये बिल्कुल सही है। तो ये सही है और ये कारण वाला स्टेटमेंट गलत होने के कारण सही उत्तर हो जाएगा 3। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। असर्शन एलिजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्लियर? ये बिल्कुल सही है। इसका फुल फॉर्म एलिजा कैन सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ये भी सही है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मेथड है और डिजीज जब बहुत अर्ली स्टेज में है, जब मीन्स पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया है, अभी डिजीज के कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, ऐसी कंडीशन में मॉलिक्यूलर लेवल पर हम एलिजा के थ्रू पैथोजन की प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं और उसी को ही बोलते हैं अर्ली डायग्नोसिस। तो एलिजा कैन सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, ये स्टेटमेंट सही है। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड प्रोसेस है, तो यहाँ पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 2। असर्शन करेक्ट है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हिंदी में देखते हैं। एलिजा का मतलब है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे या परख, तो ये सही है। एलिजा प्रारंभिक निदान के उद्देश्य को पूरा कर सकता है, ये भी सही है, पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है, अतः उत्तर जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है असर्शन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। बिल्कुल सही बात है। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी ये जो डिसऑर्डर है, इसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। एडीए फंक्शनल एडीए एंजाइम अगर पेशेंट को देते हैं तो उसका डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट हो जाता है, डिसऑर्डर में रिलीफ होता है। रीज़न आप देखें, एन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। फंक्शनल एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, ये सही बात है। तो यहाँ पर आप देखें असर्शन वाला एडीए डेफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सही है, और रीज़न वाला स्टेटमेंट सही है और ये इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करता है। हिंदी में देख लेते हैं। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा एडीए जीन की कमी का इलाज किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में कार्यात्मक एडीए रोगी को इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, मतलब ये एडीए एंजाइम दिया जाता है और इससे इस रोग का उपचार हो जाता है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और कथन को कारण स्पष्ट भी कर रहा है, अतः उत्तर होगा 1। क्लियर है? नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बिकॉज नीट में क्या है, असर्शन रीजन के अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और उनका पैटर्न थोड़ा अलग होता है, मतलब पैटर्न आपको जो फॉर्म में दिया गया है वही आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, फर्स्ट आंसर हम कब मार्क करेंगे, क्योंकि ये असर्शन रीजन से डिफरेंट है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो हम यूज करेंगे आंसर फर्स्ट। नाउ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। फर्स्ट ट्रू होगा और सेकंड फॉल्स होगा तो हम यूज करेंगे आंसर सेकंड। बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स और सेकंड ट्रू होगा तो हम थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। ध्यान देने की बात यह है, ये असर्शन रीजन के पैटर्न से डिफरेंट है। नाउ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो फिर हम यूज करते हैं आंसर 4। क्लियर है? एक बार फिर बता दूं,
असर्शन रीजन के पैटर्न से ये वाला आंसर का पैटर्न डिफरेंट रहता है, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट है बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब बैक्टीरिया जो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उसको ह्यूमुलिन बोलते हैं, राइट, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता था। नाउ इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन इन ह्यूमन, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हो गया रॉन्ग, और सेकंड स्टेटमेंट ये सही है। अब यहाँ में देखना पड़ेगा कि जो हमारा फॉर्मेट है उसमें अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो और सेकंड स्टेटमेंट राइट हो तो हम आंसर कौन सा चूज करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ आप देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट राइट है, तो ऐसे में हम चूज करते हैं थर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। जैसा हमने फॉर्मेट में देखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ हो जाएगा थर्ड। हिंदी में भी देख लेते हैं। मानव इंसुलिन का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया प्रकृति में पहले से ही मौजूद हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मानव इंसुलिन उत्पादन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं हमने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किए हैं, तो ये हो गया यहाँ पर गलत। दूसरा कथन है इंसुलिन को मानव में प्राक इंसुलिन हार्मोन के रूप में संश्लेषित किया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो ये वाला सही है। और जैसा हमने देखा, अगर कथन पहला गलत हो और कथन दूसरा सही हो तो उत्तर आता है हमारा तीसरा वाला। क्लियर है। अगला देखते हैं। क्लिनिकल जीन थेरेपी इज रिलेटेड टू एडीए डेफिशिएंसी। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जीन थेरेपी जो फर्स्ट जीन थेरेपी थी 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए परफॉर्म की गई थी, और वो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी। सो क्लिनिकल जीन थेरेपी इज रिलेटेड टू एडीए डेफिशिएंसी, ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड, द जीन थेरेपी वी कैन करेक्ट अ डिफेक्टिव जीन। बिल्कुल सही बात है। जीन थेरेपी में, जीन थेरेपी का सिंपल मीनिंग है जो डिफेक्टिव जीन है उसको किसी फंक्शनल जीन से रिप्लेस करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और हमारे इस पैटर्न में आप देखें तो दोनों अगर स्टेटमेंट सही हों, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, तो ऐसे में जो हम आंसर यूज करते हैं वो आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है। तो नैदानिक जीन थेरेपी एडीए की कमी से संबंधित है, ये सही है। दूसरा, जीन थेरेपी में हम एक दोषपूर्ण जीन को ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन सही हैं और इसलिए उत्तर हो जाएगा चौथा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट, अ नेमेटोड एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस इन्फेक्ट नहीं करता है ये यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट है स्टेटमेंट सेकंड, अ नोवल स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द नेमेटोड infestation in tobacco plant which was based on the gene therapy। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है। तो यहाँ नेमेटोड एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट सेकंड, अ नोवल स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द नेमेटोड इन्फेक्शन टू टोबैको प्लांट विच वाज बेस्ड ऑन जीन थेरेपी। देखो ये देखने वाली बात है। तो यहाँ तक ये सही लगता है, पर दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन जीन थेरेपी। ये किस पर बेस्ड था, दिस वॉज बेस्ड ऑन RNAi। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ आकर के रॉन्ग हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ आप देखें कि जब अगर स्टेटमेंट दोनों इनकरेक्ट हैं तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप देखो तो ये स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, बिकॉज आपको हमेशा क्वेश्चन में ये पैटर्न देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने पर हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, 1। सो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है बच्चों। तो असर्शन रीजन में और स्टेटमेंट बेस में ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। किस पर्पज से हम क्रॉप्स में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। तो
मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू बायोटिक स्ट्रेस, बायोटिक नहीं, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। तो यहाँ पे करेक्ट होता एबायोटिक, पर लिखा हुआ है बायोटिक, तो स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट हो गया है। नाउ बी दिया हुआ एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे गोल्डन राइस में दैट इज एनरिच्ड विद विटामिन ए, तो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट सही है। हेल्प टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में इससे मदद मिलती है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं उनमें ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं, इस तरह से हम उनको जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये सी वाला स्टेटमेंट भी सही है। नाउ चूज फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट सेट ऑफ करेक्ट वन, करेक्ट बी एंड सी है, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा सेकंड, करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी। नेक्स्ट है इन द डायग्राम आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द ऑप्शन। डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम है जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। डायग्राम ए जो दे रखा है ये कॉटन का बॉल है या बर्ड कंडीशन में है जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया है पैरासाइट्स के द्वारा, और बी वाला जो है वो डेवलप्ड बर्ड है। तो ए और बी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आपको यहाँ देखना है, देख लीजिए। ए कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय नेमेटोड, ए को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, बट इट इज नॉट बाय द नेमेटोड, क्लियर, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। सेकंड है इमेच्योर कॉटन बॉल, बी वाला जो है वो बी मैच्योर कॉटन बॉल है, इमेच्योर नहीं है, सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय बॉल वॉर्म, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये यहाँ पर बीटी कॉटन है जिसको इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया गया है, और कॉटन बॉलवर्म को डिस्ट्रॉय जो इंसेक्ट कर रहा है वो है बॉलवर्म। सो कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवर्म, ये ए वाला डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। तो बी फुली मैच्योर्ड सीड, सीड नहीं है भाई, तो ये नहीं होगा। अल्टीमेटली हमारा डायग्राम के रिलेटेड करेक्ट आंसर कौन सा है? थर्ड, कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवर्म, क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूटिलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, कहाँ कहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज होता है। एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली ये दिया हुआ है, बस एक बार देख लेते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज के लिए, बहुत सारे डिजीज के स्टडी के लिए, जैसे कैंसर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऐसे डिजीज की स्टडी के लिए कुछ ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए जाते हैं, तो स्टडी ऑफ डिजीज में यूज करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए, या अल्फा एंटीट्रिप्सिन बनाने के लिए, हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, तो यहाँ ये भी सही है। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। जहाँ पर पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए पहले मंकी का यूज़ करते थे, आज के टाइम पे वहाँ पर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस का यूज़ करते हैं, तो ये वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी सही है। अल्टीमेटली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ऑल ऑफ दीज, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC स्टैंड्स फॉर, भारत सरकार ने GEAC जैसे संगठन स्थापित किए हैं जिनका अर्थ है, देख लीजिए GEAC क्या है, तो यहाँ आ जाएगा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। GEAC का फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अगर अभी की बात करें तो इसमें थोड़ा चेंज हुआ है 2010 से, और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को नाउअडेज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी भी बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में अप्रूवल दिया हुआ है इसलिए यहाँ यह आंसर सही है, पर कभी अप्रेजल आता है तो वो भी सही है, क्लियर है। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? अगर कोई भी रिसोर्सेज को बिना परमिशन के यूटिलाइज करता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई कंट्री, तो वो बायोपायरेसी कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। गलत कथन चुनना है, यहाँ आप मार्क कर लीजिए, गलत हमें फाइंड आउट करना है। रेफर्स टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट अथोराइजेशन, ये बिल्कुल सही बात है।
अगर बिना अनुमति के जैव संसाधनों का उपयोग कोई अगर करता है तो वो बायोपायरेसी है। ट्रेडिशनल नॉलेज इज एक्सप्लॉइटेड, अगर किसी के परंपरागत ज्ञान को कोई शोषण करता है या बिना किसी परमिशन के उसका उपयोग करता है तो वो बायोपायरेसी है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इट इज डन विद कॉम्पनसेटरी पेमेंट, विद कॉम्पनसेटरी पेमेंट, इट इज डन विद कंपनसेटरी पेमेंट। देखो, अगर कंपनसेटरी पेमेंट कर देता है कोई तो उसको पायरेसी कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। देयर हैज बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस, ये भी सही बात है, क्योंकि ये एक तरीके का जहाँ पे बायोपायरेसी होती है उसके अपोज किया जाता है और उसके फेवर में फिर कई बार उसका रिजल्ट भी आता है। तो बायोपायरेसी मीन्स जो बायोपायरेसी होती है उसको कंपनसेशन दिलवाया भी जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हमारा था गलत कथन का चुनाव कीजिए, तो गलत कथन हो जाएगा ये थर्ड वाला। तो यहाँ आंसर होगा थर्ड। क्लियर है? क्वेश्चन में हमेशा ये देखें कि इस कथन या स्टेटमेंट सेलेक्ट जो करना है वो करेक्ट वाला करना है कि इनकरेक्ट वाला करना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द करेक्ट अमाउंट ऑफ ह्यूमन प्रोटीन। नाम है प्रोटीन का अल्फा लैक्टोएल्बुमिन इन द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक काउ दैट इज रोजी। तो रोजी जो ट्रांसजेनिक काउ है उसके मिल्क में अल्फा लैक्टोबिन प्रोटीन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज किया गया था। राइट? अमाउंट कितना है? तो 24 ग्राम पर लीटर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 20 मिलीग्राम पर ml, ये भी रॉन्ग है। 2.4 ग्राम पर लीटर ये अमाउंट सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई करेक्टली A, B एंड C in the given diagram and choose the correct options from the given। तो यहाँ आप डायग्राम पहले देख लीजिए। ये वाला जो डायग्राम है इसमें यहाँ से यहाँ तक ये A पॉलीपेप्टाइड है, फिर यहाँ से यहाँ जब आते हैं तो ये B पॉलीपेप्टाइड है, और फिर बचा हुआ जो पार्ट है ये यहाँ नहीं सॉरी ये वाला B पॉलीपेप्टाइड है और ये C पॉलीपेप्टाइड है। राइट? तो A, B और C तीनों अगर होंगे तो ये हो जाएगा प्रो इंसुलिन। फिर इसमें से C वाले को अलग कर देते हैं। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड से सिर्फ A और B ये आपस में कनेक्ट रह जाते हैं और इसको हम कहेंगे इंसुलिन। तो ये इंसुलिन ऊपर तीनों एक साथ हैं तो प्रो इंसुलिन। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देखते हैं। A इंसुलिन, तो A जो है वो यहाँ इंसुलिन नहीं है, A तो प्रो इंसुलिन है। B प्रो इंसुलिन मीन्स ये वाला आंसर नहीं होगा। नाउ A C पेप्टाइड है, A C पेप्टाइड नहीं है, A जो है वो प्रो इंसुलिन है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है A प्रो इंसुलिन, ये बिल्कुल सही है। A वाला जो डायग्राम दे रखा है वो उसमें A, B और C तीनों है। तो A ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रो इंसुलिन है। B वाला क्योंकि इसमें A और B आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये इंसुलिन है, और ये अलग से C पेप्टाइड को सेपरेट किया हुआ है तो ये C हो जाएगा C पेप्टाइड। तो A, B और C को करेक्टली मैच करेंगे तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ये डायग्राम है जो NCERT में दिया हुआ है। क्लियर? तो बच्चों ये सारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये नीट मेल जो है ये सेलेक्टेड पोर्शन होता है। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करें और पैटर्न को समझने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।